नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं साहिबा। खबरों की शुरुआत से पहले ये नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं को लेकर इनेलो और जेजेपी में रस्साकसी शुरू। इनेलो में शामिल हुए जेजेपी रतिया के युवा अध्यक्ष लौटे जेजेपी में वापस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनसंपर्क के लिए कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। कहा कि ये मोदी सरकार की लूट का अंतिम दिन है। और लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही जिला प्रशासन ने कसी अपनी कमर। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने अंबाला जिले के सभी अधिकारियों सहित एक की प्रेस वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। इनेलो और जेजेपी के बीच अंतर्कलह के बाद अब कार्यकर्ताओं को लेकर भी दोनों पार्टियों में रस्साकसी का खेल जारी है। जेजेपी से इनेलो में शामिल हुए रतिया हलका के युवा अध्यक्ष जसपाल सिंह संधू आज फिर से वापस जेजेपी में लौट आए हैं। जेजेपी में वापस लौटने के बाद जेजेपी नेताओं ने इनेलो के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जसपाल को बरगलाकर और मानसिक दबाव बनाकर उसे इनेलो में शामिल करवाया था, मगर वे जेजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे। इनेलो और जेजेपी के बीच कार्यकर्ताओं को लेकर हुई रस्साकसी इलाके में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं शुरू से इस पार्टी में 15-16 साल से काम कर रहा हूँ जी। चौधरी अजय सिंह के साथ ही काम उनकी उंगली पकड़ के सीखे थे, उनके साथ ही थे। और कल 2 दिन से मेरे 2 साथी थे, कोई इस पार्टी में है, मित्र थे। कोई कौन सी पार्टी में? वो एनएलडी में। वो आए और की प्रोग्राम में जाना कहीं, तो फिर आए तो आगे विधायक जी और जो हनुमान जी और लैला जी, प्रधान कह रहा हूँ, रविंदर जी, और बस फिर पता बाद में लगा अर्जुन भाई साहब आए हुए यहाँ। मम्मी साइड हो गई जी बहुत ज़्यादा, और मेंटली टॉर्चर हो गया। तो आपने विरोध नहीं किया? आपने जब ये आपको मना नहीं किया आपने? साथ रहे साथी हैं मेरे साथ, वो साथ रहे साथी हैं। अब भी आज इस तरह आप आए हुए दबाव में आए या? ना, दबाव भी नहीं आया हूँ, कोई दबाव भी नहीं आया हूँ। अब भी मैं जननायक जनता पार्टी का युवा हल्का अध्यक्ष था पहले भी, अब भी। उन्होंने कोई धक्काशाही की गई हो आपके साथ? तो लालच दिया हो? लालच नहीं, कोई धक्काशाही की गई हो जी? वो आपको बता ही दिया, मेंटली टॉर्चर। धक्के से किसी पार्टी के संगठन के साथी को अपने साथ शामिल करके वो अपना संगठन में मजबूत नहीं और भी कमज़ोर कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में क्या पद था जिनका, और इनको किस टाइम शामिल किया गया था, और कितने घंटे बाद इनकी वापसी कर कही जा सकती है? हमारे युवा हल्का प्रधान है रतिया से जसपाल संधू जी, बहुत मेहनती साथी हैं। इनको कल तकरीबन 5:30 बजे शामिल किया गया, और रात को हमारी 11:30 बजे बात भी हुई इनसे। भाई ने बोला कि मेरे को तो ले गए धक्के से, मैं वहाँ पर मना नहीं कर पाया। वहाँ पर विधायक बैठे थे बलवान जी, और इन्होंने प्रेशर डाला, और इतने बड़े लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद संगठन के अर्जुन चौटाला जी आए हुए थे, और उनके साथ हम सब लोगों ने काम किया। उनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब ऐसे कोई बड़े साथी, हमारे सीनियर साथी संगठन के हों, पुराने संगठन के, और उनके सामने कोई भी साथी ऐसा नहीं बोल सकता कि मना नहीं कर सकता। आगे ऐसा ना हो कुछ, तो उसके लिए क्या? इसके लिए हम अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारे संगठन के साथियों से बात करेंगे। किसी को कोई ज़्यादा दबाव आए तो उसका दबाव रिलीज करवाने का काम करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना होगी। सत्ताधारी पार्टी भाजपा द्वारा आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी सहित सिरसा संसदीय क्षेत्र पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जनसंपर्क के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। बैठक के बाद सुभाष बराला ने बताया कि बैठक में कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि वे 20 मार्च तक शहरी और ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क करें। इसके साथ ही बराला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी बात पर कोई कैसे यकीन करे। बैठक में आम कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, पार्षद, चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार शामिल हुए। चुनावों को लेकर भाजपा कितनी तैयार है, सवाल पर बोलते हुए बराला ने कहा कि आज भाजपा के हर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। इतना जोश है कि कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे नारे पाकिस्तान में भी सुनाई दे रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा संबंधी सवाल पर बराला ने कहा कि अभी चुनाव समिति की बैठक होगी।
पैनल बनेगा। बैठक में जो निकल कर आएगा उसे केंद्रीय समिति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही उम्मीदवार की घोषणा होगी। 20 मार्च तक का एक टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसमें कार्यकर्ता हर ग्रामीण क्षेत्र में 1,500 से 2,000 लोगों तक जाकर के संपर्क करेंगे और शहरी क्षेत्र के हर मंडल में 2,000 से 3,000 लोगों से जाकर के संपर्क करेंगे। पार्टी के लिए धन संग्रह करेंगे और ये धन चेक के द्वारा ही लेंगे, तय हुआ है। और इसके साथ साथ हमने जो वोटर लिस्ट का पन्ना होता है, एक पन्ने पर दोनों साइड में 60 वोट होते हैं, लगभग 15 परिवार। ऐसे हर पन्ने का हमने एक एक प्रमुख तय करने के लिए कहा है। कुछ जगह पहले काम शुरू हो गया था और 20 तारीख तक ये काम हमारा पूर्ण हो जाएगा। ऐसे 2 प्रमुख काम लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए हमने इन कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं। आज ऐसे सब कार्यकर्ता इस बैठक में हमारे भाग लेने के लिए आए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को आड़े हाथों लेते हुए बराला ने कहा कि जींद उपचुनाव के दौरान वे दावा करते थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला 30,000 से अधिक मतों से विजयी होंगे, मगर हालत किसी से छिपी नहीं है। मात्र 23,000 वोट भी मुश्किल से आए हैं। ऐसे में उनके दावों और बातों पर कौन कैसे विश्वास कर लेगा। अशोक तंवर गारंटी थी और ये कहा उन्होंने कि हमारा उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला 30,000 वोट के मार्जिन से जीतेगा। वोट कितनी आई? 21,000 वोट आई। जितने मार्जिन से जीतने की बात कर रहा था उससे तो कम आया, 600 वोट से जमानत हुई। अब उस आदमी की किस बात पर विश्वास करोगे? तो पहले भी सामने, पहले भी वो कहते थे, निगम चुनाव में भी कहते थे। निगम चुनाव में तो हुड्डा साहब और पूरी सारी पार्टियां मिल गई थी। रोहतक में मिली, करनाल में मिली, हिसार में मिली, सब जगह भी मिली, लेकिन मार खाई। सब जगह मिले वो लोग, आप सबके सामने हैं। लेकिन चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। जींद में भी ऐसी बात करते थे, हुड्डा साहब भी ऐसी बात कर रहे, तंवर साहब भी कहते थे 30,000 के मार्जिन से जीतेंगे, वोट आती है 21,000। तो जनता जिसके साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इसलिए हम 10 की 10 सीटें जनता के आशीर्वाद पर ही अंदर ठोकर के कहते हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बयानबाजी करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। अशोक तंवर आज जींद में कांग्रेस नेता बलजीत रेणु के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। अशोक तंवर ने लोकसभा चुनाव घोषित होने पर कहा है कि ये मोदी सरकार की लूट का अंतिम दिन था। जनता इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि देश से मोदी सरकार को चलता कर सके। कांग्रेस में आपसी फूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नो फूट, कांग्रेस एकजुट। कल जिस मोदी मॉडल के माध्यम से पूरे देश को 5 साल में लूटा गया, कल उस लूट का भी आखिरी दिन संभवतः वो था, ऐसा हमें भी लगता है। और इस मुल्क की 125 करोड़ आबादी भी ये मानती है कि 2019 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार होगी। चेहरे, ये तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा जिस संसदीय क्षेत्र में, उसका रुझान और फीडबैक हम लोगों ने, हमारे जो प्रभारी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने भी एक एक व्यक्ति से मिलकर के वो फीडबैक भी लिया है, चाहे वो एमएलए हो, एक्स एमएलए हो और सांसद हो, संगठन के पदाधिकारी और जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं। लगातार 1 महीने से ज़्यादा से वो इसी एक्सरसाइज में है। हम लोगों का अपना फीडबैक है और जल्दी हम उस फीडबैक के ऊपर मोटी मोटी चर्चा हुई है, लेकिन अब और गहनता के साथ और गंभीरता के साथ हम उसके ऊपर चर्चा करके और जल्दी उम्मीदवार फाइनल करेंगे। लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है।
अंबाला में उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जिले के सभी अधिकारियों सहित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और चुनावी संबंधी जानकारी साझा करने के साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए निर्धारित मापदंडों और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी साझा की, जिससे वोटर्स के अलावा उम्मीदवारों और आम जनता में जागरूकता लाई जा सके। साथ ही में जितने भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो पोर्टल है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ सुविधा। जितने भी फॉर्म्स होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म्स होंगे, वो लेके उस पे ऊपर अपलोड करे जाएंगे। साथ में जो भी परमिशंस चाहिए होंगी कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रैली करने के लिए, लाउड स्पीकर यूज़ करने के लिए, पोस्टर्स बैनर्स के लिए, जितने भी अलग अलग तरह की परमिशंस हैं वो सारी ऑनलाइन अप्लाई होंगी सिंगल विंडो सिस्टम पे, और ऑनलाइन ही हम उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर परमिशंस देंगे। एकदम निष्पक्ष चुनाव हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक शांतिपूर्ण माहौल में हों, और इसके लिए हम अपनी टीम्स को, हमने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही तुरंत उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या कदम लेने होंगे। तो हमने ऑलरेडी अपनी जो ज़िला स्तर पे हमारी कंपनीज़ हैं, पुलिस बल है, उनकी हमने प्रैक्टिस भी शुरू करवा दी है, ताकि वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो तो वो उसके लिए पूरी तरह सशक्त रहें, पूरी तरह से तैयार रहें। 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कैथल के स्थानीय लघु सचिवालय में कैथल उपायुक्त द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी समितियों का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों की अनुपालना में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी और विज्ञापन के पूर्व सत्यापन हेतु मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा पेड न्यूज पर भी विशेष निगरानी की जाएगी। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मीडिया प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वे चुनाव के दौरान जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और पेड न्यूज या फिर फेक न्यूज के बारे में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। विज्ञापन या पेड न्यूज के खर्च को संबंधित उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जाएगा तथा पेड न्यूज छपवाने वालों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसी कोर्ट रूम था, उसमें एस्टैब्लिश किया गया है और जिसका नंबर है 01746 235153 01746 235153। तो कोई किसी भी प्रकार की शिकायत है इस नंबर पर भी कर सकता है, परंतु मेन जो है 1950 नंबर जो है वो ECI की तरफ से पूरे भारतवर्ष में सेम है। हमारे जिले में चुनाव आयोजन करने के लिए पूरी BU CU वीवीपैट मशीन उपलब्ध हो चुकी हैं। हमारे यहाँ संवेदनशील कुल 49 पोलिंग बूथ आइडेंटिफाई हुए हैं, अति संवेदनशील 53 पोलिंग बूथ आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी नए ग्रांट का सैंक्शन सरकार द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता। इस घटना में जैसे कि आप कहेंगे कि मैंने तो नहीं दिया, उस वर्कर ने दिया, जिसका नाम लिखा होगा उसके खिलाफ IPC की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 170 है आई थिंक, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और जो मीडिया पर्सन है, यदि वो कहते हैं कि हमें कैंडिडेट ने दिया था ये, तो वो कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगी। ठीक है, और अगर वो कहते हैं कैंडिडेट ने नहीं दिया और उस बंदे ने दिया था, तो वो उसकी भी, मीडिया की भी इसमें जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि जो आपकी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है उनकी भी गाइडिंग प्रिंसिपल में ये सही नहीं बैठता। तो इसलिए दोनों तरफा कार्रवाई बनती है इसमें। वही जो पिछली बार कुछ एक चीजें अनसर्टेन थी, वो इस बार ECI ने बड़ा फिक्स कर दिया है कि अगर ये हुआ तो इस पे ये कार्रवाई होगी। करनाल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव घोगड़ीपुर के रहने वाले दीपक की, जो ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपक के हौसले बुलंद है। मांगकर खाने की बजाय दीपक अपना गुजारा ई-रिक्शा चलाकर करता है। रोजाना 500 की कमाई करके जब वह घर जाता है तो उसे अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खाकर एक सुकून मिलता है।
जो आदमी मांगकर कभी नहीं पा सकता। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इंसान की कमजोरी और उसकी ताकत उसकी सोच पर निर्भर करती है। अगर सोच पक्की हो तो आदमी कभी हार नहीं सकता। दुनिया में हर कोई संपूर्ण नहीं होता, किसी न किसी को कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। कुछ लोग इसी कमजोरी से हार जाते हैं तो कुछ अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिंदगी से शिकवा करने की बजाय दीपक जिंदगी को खुलकर जीने की काबिलियत रखता है। न केवल वह खुलकर जीता है बल्कि अपने दम पर काम करके अपना पालन पोषण भी कर रहा है। बोलने सुनने में असमर्थ दीपक पिछले कई साल से ई रिक्शा चला रहा है। सोचने वाले सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे चला लेता है दीपक ई रिक्शा। ये आप भी देखिए। अपना ध्यान आगे और शीशे पर वह हर वक्त रखता है ताकि उसकी नजर आगे वाली गाड़ियों और पीछे से आने वाली गाड़ियों पर बनी रहे और वह आराम से ई रिक्शा चला सके। 32 वर्षीय दीपक ने अपनी ई रिक्शा पर कुछ बैनर लगाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, आपको कहां जाना है हाथ लगाओ, रास्ता बताओ मैं गूंगा बहरा हूँ। दीपक ने मुसाफिरों से उसकी मंजिल के रास्ते के बारे में जानने का एक अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। शहर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें और नाम को दिखाकर वह मुसाफिरों से उनकी मंजिल के बारे में पूछता है। कुछ लोग दीपक का मजाक भी उड़ाते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसकी और उसके काम की बेहद तारीफ करते हैं। भले ही दीपक बोल नहीं सकता हो, लेकिन यात्रियों को अपने मन की भाषा से संतुष्ट कर देता है और यात्री भी उसकी बात समझकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दुख बताकर रोटी मांगकर खाने वाले बहुतों को देखा है, लेकिन दीपक जैसे व्यक्ति को शायद ही कहीं देखा होगा, जो भगवान की मार सहने के बावजूद जिंदगी से लड़ने का दम रखता है। मैं ई रिक्शा पे वैसे ही बस चौक पे इसको देखा, बड़ा शरीफ और ईमानदार सा जैसे नज़र आता है, तो मैंने इसको बुलाया। बेचारा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसका जो है वे ऑफ टॉकिंग जो है मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ बातचीत कर रहा है। उसने बिल्कुल मेरे को इधर साइड पे उसने लिखे हुए हैं, उसने मेरे से पूछा कि जहाँ जाना है उस पर हाथ रख दो बस। मैंने उसको बताया कि मैंने सेक्टर में जाना है, मेरे को लेके जा रहा है। इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो इनको देख के इनसे यानी कि शिक्षा मिलेगी। जो लोग कई ऐसे हैं सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं, पर इनका ये अपने पूरी मेहनत करके अब बोल नहीं सकते, सारा कुछ समझा के उनको लोगों को कैसे समझा रहे हैं? ये अपने इशारों से समझाते हैं जी। कहाँ पे भी जाना है वहीं का आप इशारा कर दिए, इशारा करके बता देंगे कहाँ जाना है और हम भी बता देंगे। कितनी खुशी मिली आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कोई हमारे करनाल में एक ऐसा व्यक्ति भी है। वाकई दीपक उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो आज के समय में अपने दुखों का रोना रोकर काम करने से बचते हैं। आज जरूरत है तो सभी को दीपक से सीख लेने की। जीवन में परेशानियां जैसी भी हो, लेकिन मरते दम तक हार नहीं माननी चाहिए। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। वहीं करनाल के मीरा घाटी स्थित महाराजा गेस्ट हाउस में आज सुबह एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली नंबर की गाड़ी में आए लड़का लड़की ने कल रात गेस्ट हाउस में कमरा लिया था, जिसके बाद सुबह जब लड़की ने लड़के को फांसी लगाते देखा तो उसने हल्ला मचा दिया, जिस पर गेस्ट हाउस होटल के लोगों ने मौके पर पहुंचकर लड़के को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर लड़के ने फांसी क्यों लगाई और वह लड़का लड़की प्रेमी जोड़ा है या फिर शादीशुदा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी वो लड़की चिल्ला रही थी क्या ये बचाओ बचाओ, मतलब अंदर थे वो दरवाजा पीट रहे थे, ज्यादा आवाज आ रही थी। अच्छा, अंदर गई तो फांसी ले रहा लड़का, तो हमने जाकर उतारा। लड़के ने फांसी ली है? हाँ।
और लड़की तो वैसे ही थी, वो ना तो चार हो रहे। बाकी विवेक हॉस्पिटल में इनको भिजवा दिया, बाकी मौके पे पुलिस आ गई थी, बाकी जान खतरे से बाहर है। तो लड़का लड़की थे सर? हाँ, लड़का लड़की। तो कहाँ कमरा लिया था सर इन्होंने? गोल्ड होटल है मीरा घाटी के पास, उसमें होटल में रहे। रात को सुबह पता चला तो मैनेजर ने बताया कि फांसी लगा रखी है जी। तो उसने इन्होंने उतारा, फिर उन्होंने कंट्रोल को फ़ोन किया, कंट्रोल से फिर PCR आ गई, तो बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हालत ठीक है फिलहाल? हालत ठीक पता लगा लड़की आई नीचे चिल्लाते कह रहे भैया हेल्प कर दो। फिर मैं ऊपर गया, लड़का फांसी पे था। फिर हमने हेल्प करी, काटा, चाकू से काटा, जो भी करा, उतार के जल्दी से गाड़ी में बैठाया, हॉस्पिटल में ले गए। 1 घंटे बाद पता लग रहा है लड़का सही है। तो चादर से फांसी लगाई? हाँ जी, चादर से लगाई थी फांसी। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे साहिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।